हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश आप सभी के परिवार असम ट्रांसलेशन नेटवर्क पर स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल असम ट्रांसलेशन पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीके और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे भूकंप यानी अर्थक्वेक का क्या होता है भूकंप, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाए, क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जो इस चैनल पर नया है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो क्लास को शुरू करते हैं। भूकंप, ठीक है, भूकंप का अर्थ इंग्लिश में होता है अर्थक्वेक। ठीक है, भूकंप का शाब्दिक, अगर भूकंप की परिभाषा कही जाए, ठीक है, भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है भूपटल या धरातल। ठीक है, भूपटल पटल या धरातल का कांपना। ठीक है, अगर जब कांपता है तो क्या होती है, हलचल होती है धरातल पर और क्या आती है, भूकंप आती है। ठीक है, तो यानी भूकंप का एक लाइन में अगर बात करें, ठीक है, एक लाइन में भूकंप भूकंप का अगर बात करें तो धरातल धरातल या भूपटल का कांपना या हिलना। ठीक है, कांपना या हिलना। ठीक है, कांपना या हिलना। ठीक है बच्चों, कांपना या हिलना क्या होता है, भूकंप कहलाता है। ठीक है, जब पृथ्वी का धरातल, ठीक है, पृथ्वी पर जो धरातल होते हैं, जो भूपटल होते हैं, वो हिलते हैं तो क्या आती है, भूकंप आती है। अब ये समझने वाली बात है, ये धरातल या भूपटल होता क्या है। ये मान लेते हैं पृथ्वी है। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है, पृथ्वी है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी है ये। तो इस पे इस प्रकार का, तो इस प्रकार से क्या होती है, महाद्वीपें होती हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, द्वीप होते हैं। ठीक है, ऐसे महाद्वीप होती हैं। तो ये क्या होती है बच्चों, ये भूपटल होती हैं। ठीक है, धरातल होती हैं, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, यही जब कांपता है या हिलता है तो उस पर रहने वालों लोगों के लिए क्या आती है, भूकंप आती है। ठीक है, अब भूकंप के बारे में अगर अधिक बताया जाए, ये तो एक लाइन में समझा जाने वाली चीज हो गया। अगर इसके बारे में बताया जाए तो यह एक आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रक्रिया होती है, अर्थात जब किसी ज्ञात या अज्ञात अथवा बाह्य या अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल, ठीक है, पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है, तीव्र गति से क्या होता है, कंपन होता है। यानी बात साफ है, आंतरिक हिस्सों में। ठीक है, आंतरिक यानी ये जो भूकंप है, ऐसा कि नहीं कि उड़ के ही आ गया भूकंप, ऐसा कुछ नहीं। ये जो भूकंप की गतिविधि होती है वो धरातल या भूपटल के नीचे से ही शुरू होता है। ठीक है, जब नीचे से उसके प्रक्रिया शुरू होती है तो क्या करती है, धरती को जो धरातल होता है, ठीक है, धरातल या भूपटल, उसको कांपने पर मजबूर कर देती है, उसको कंपन कराती है। तो इससे क्या लगता है बच्चों कि वो भूकंप, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, भूकंप कह देते हैं। ठीक है, यानी जब पृथ्वी भूपटल, ठीक है, ऐसा कि पृथ्वी का अगर बात हो तो संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही बार में भूकंप नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो जब भूपटल या धरातल, ठीक है, भूपटल या धरातल क्या होता है, इसके ऐसे मैंने अभी बताया था कि ऐसे मान लेते हैं, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, द्वीप हो गया, महाद्वीप हो गया। ठीक है, ये ऐसे कुछ हो गया। तो इसके अंदर जब इसके आंतरिक हिस्सों में कुछ गतिविधि या कुछ प्रक्रिया होती है या फिर कुछ हलचल होती है, तो क्या होता है कि ये जो भूपटल होता है या धरातल होता है वो कांपता है या कंपन करना लगता है। ठीक है, कंपन करने लगता है तो उससे क्या कह सकते हैं हम लोग, भूकंप कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये चीजें। ठीक है, और जब भूकंप आती है, ठीक है, जब भूकंप आती है, ये जानने वाली चीज है, भूकंप आती है जब जब भूकंप, ठीक है, भूकंप आती है, जब भूकंप आती है तब, ठीक है, जब भूकंप आती है बच्चों तब क्या होता है जानते हैं आप लोग, तब ये जो वायुमंडल में रेडॉन गैस है, ठीक है, रेडॉन गैस है, वो उसकी अधिकता होने लगती है। तब रेडॉन, ठीक है, रेडॉन गैसों की अधिकता होने लगती है, अधिकता यानी बढ़ने लगता है। ठीक है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। क्लियर है बच्चों, यानी जब भूकंप आने वाला होता है तो उससे पूर्व ही रेडान गैस में वृद्धि होने लगती है और वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है बच्चों। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें।
ठीक है, शेयर हो गया, बस सही। यानी जब भूकंप आने वाली होती है तो जो वायुमंडल में रेडान गैस है, ठीक है, भूकंप आती है जब, तब वायुमंडल में जो रेडान गैस है उसकी अधिकता यानी वो बढ़ने लगता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब अगर बात करें हम लोग अब ये जो भूकंप के बारे में, ठीक है, भूकंप का अध्ययन, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, भूकंप का अध्ययन 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 करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसमें उसे हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग भूकंप से जुड़ी हुई तथ्यों को यानी भूकंप से बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सिस्मोलॉजी कहते हैं। मैंने एक बार आप लोगों को एक क्लास में एक सेशन में बताया है कि विज्ञान के अलग अलग शाखाओं का नाम, कि किस चीज़ में किस अध्ययन को क्या लॉजी कहा जाता है कि नहीं। तो यानी भूकंप के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग सिस्मोलॉजी में रखते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। एक बार जरूर स्टूडेंट सभी क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, कहता भूकंप की तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र को भूकंप लेखी, ठीक है, भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी कहते हैं। ठीक है, भूकंप, ठीक है, भूकंप को अंकित करने वाले यंत्र को भूकंप लेखी, ठीक है, भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी, ठीक है, या सिस्मोग्राफी कहते हैं, सिस्मोग्राफी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सिस्मोग्राफी कहते हैं। यानी ये क्लियर है, भूकंप को अंकित करने वाले यंत्र को, ठीक है, जिसमें देखा जाता है कि भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ें क्या कहलाती है, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफी या भूकंप लेखी में देखा जाता है, उसमें अंकित होता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत सही। ठीक है, कह रहा भूकंप के दौरान, ठीक है, भूकंप के दौरान मूल से विमुक्त होने वाली ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा, ठीक है, यानी मूल से जब भूकंप आती है तो उसमें भी ऊर्जा निकलती है कि नहीं, कोई भी गतिविधि होती है तो उसमें ऊर्जा निकलती है। अब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें भी ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, तो जब भूकंप आती है, ठीक है, तो उसके केंद्र से यानी मूल से जब वो जो ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रत्यास्थ ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटिक एनर्जी ये होती है। ठीक है बच्चों, हाँ, अगर हम इसको भी बोर्ड पे लिखें तो यानी कि भूकंप के दौरान, ठीक है, भूकंप के दौरान उत्पन्न मूल से ऊर्जा, ठीक है, मूल से ऊर्जा यानी मूल मतलब केंद्र, ठीक है, जहाँ पर भूकंप सबसे पहले निकलता है, ठीक है, भूकंप सबसे पहले जहाँ अनुभव किया जाता है उसे हम लोग मूल कहते हैं। ठीक है, तो मूल यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, केंद्र कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यानी केंद्र के भूकंप के दौरान केंद्र से उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है, केंद्र से उत्पन्न ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा, ठीक है, प्रत्यास्थ ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, यानी ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इतना।
बहुत सही। अब अगर हम बात करें भूकंपीय तरंगों का, ठीक है, भूकंपीय तरंगों, भूकंपीय तरंगों, ठीक है, भूकंपीय तरंगों का अगर बात करें, ये क्या होती है इसको देखेंगे, ठीक है। यानी भूकंपीय तरंगों की अगर बात करें, भूकंप के दौरान पृथ्वी की में कई प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इन तरंगों को क्या कहते हैं, भूकंपीय लहरें या तरंगे कहते हैं, ठीक है। यानी जब वो भूकंप आती है तो उस समय क्या होता है, बहुत प्रकार की क्या निकलते हैं, तरंगे निकलते हैं, यानी वेव्स निकलते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। इसको इसको भी लिख लीजिए। यानी भूकंप के दौरान, भूकंप के दौरान उत्पन्न तरंगों, ठीक है, उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंग, ठीक है, भूकंपीय तरंग कहते हैं, ठीक है, भूकंपीय तरंग कहते हैं। यानी जब भूकंप आती है तो उस समय जो तरंगे उत्पन्न होती है उसे क्या हम लोग कहते हैं, भूकंपीय तरंग कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, भूकंपीय लहरें भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? बहुत सही। अब अगर बात करें भूकंपीय तरंग, ठीक है, भूकंपीय तरंग यानी इसका बात करें तो ये कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार की, ठीक है। कहते हैं भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। अभी हम लोग सब कवर करेंगे। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, भूकंपीय तरंग, भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या है, ये चीजें सब हम लोग क्लियर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। क्लियर है? यानी भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। उन तीनों का क्या नाम है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे एंड, ठीक है, धरातलीय तरंगे, ठीक है। हाँ, क्या क्या बच्चों, यानी प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक, ठीक है, तरंगे, द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे एवं, ठीक है, धरातलीय तरंगे, ठीक है, धरातलीय तरंगे, ठीक है बच्चों। यानी भूकंप के जो तरंग होते हैं, उस समय जो भूकंप आती है उस समय जो तरंगे निकलती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे एवं धरातलीय तरंगे। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। प्राथमिक तरंगे, यह सबसे तीव्र गति से चलती है, ठीक है, यह जो तरंग होती है सबसे तीव्र गति से चलती है उस समय जब वो तरंग निकलती है, और ये जो उसकी गति होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी ये जो प्राथमिक तरंग होती है ये 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड के चाल से, प्रति सेकेंड के चाल से क्या चलती है, ठीक है। ये सबसे तेज तरंग, ठीक है, सबसे तीव्र गति वाला तरंग, ठीक है, गति वाला तरंग, ठीक है बच्चों, वाला तरंग, सबसे तीव्र गति वाला तरंग है। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ये तरंग चलता है जब भूकंप आती है, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, ये प्राथमिक तरंग हो गया, ठीक है। और ये क्या करती है, ये धरातल पर सर्वप्रथम यही तरंगे पहुंचाती है। यानी जब भूकंप आता है तो ये धरातल पर ही तरंगे पहुंचाता है, ठीक है, ये जल्दी से धरातल पर तरंगे पहुंचा देता है, ठीक है। हाँ, इन तरंगों को पी से सूचित किया जाता है, यानी ये पी से प्राइमरी, ठीक है, ये इसे पी से सूचित करते हैं, ठीक है, पी से दर्शाते हैं, यानी पी से प्राइमरी वेव्स, ठीक है, इसे पी से दर्शाया जाता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? प्राथमिक तरंगों की गति ठोस में सर्वाधिक होती है, ठीक है, यानी इसकी गति जो होती है ठोस में सर्वाधिक गति, ठीक है, सर्वाधिक
गति, ठीक है, सर्वाधिक गति होती है, ठीक है। यानी ठोस जो वस्तु होगी उसमें क्या होगा, प्राथमिक तरंगों की गति बहुत तीव्र होगी, ठीक है, जल और गैस की अपेक्षा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग बात कर लेते हैं द्वितीयक तरंगों की, ठीक है। द्वितीयक तरंगों की बात करेंगे, नोट करते चलिए आप लोग। कह रहा है इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसकी गति कितनी होती है, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ऊपर वाले के हिसाब से जैसा कि आप देख सकते हैं प्राथमिक तरंग की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। और ये दूसरे नंबर पे होती है, ठीक है। इन तरंगों को अनुप्रस्थ एवं विध्वंसक तरंग भी कहते हैं, ठीक है। ये विध्वंसक तरंग होती है, अनुप्रस्थ, ठीक है, विध्वंसक तरंग, ये विध्वंसक तरंगे होती हैं, ठीक है, तरंगे होती हैं। यानी इससे क्या होता है, नाश हो जाता है, कुछ भी आएगा उसमें क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा उस चीज का, यानी विध्वंसक तरंगे होती हैं, ठीक है। द्वितीयक तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती हैं, ठीक है। ये तरल पदार्थ यानी ये लिक्विड से, ठीक है, ये तरल से नहीं गुजरती, नहीं गुजर, ठीक है, गुजर पाती है, ठीक है। यानी ये तरल पदार्थों से यानी लिक्विड वाली चीज़ों से ये तरंगे नहीं गुजर पाती, यानी जल वाली चीज़ों में अगर आप मान लेते हैं जब भूकंप आता है तो जल में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर क्या होगी, इस तरंग का प्रकोप नहीं रहता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। जिसके कारण ये तरंगे सागरीय भागों में लुप्त हो जाती है, बहुत सही। यानी जिसके कारण क्या हो जाती है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण ये तरंगे, ठीक है, ये तरंगे सागरीय, ठीक है, सागरीय भागों में लुप्त हो जाती है, ठीक है, भागों में लुप्त हो जाती हैं, ठीक है, हो जाती हैं। ये तरंगे क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं जब क्या होती है, क्योंकि ये पानी में यानी जल या तरल चीज़ों में ये नहीं इंटर कर पाता, ये तरंग उसमें नहीं घुस पाता, इसीलिए क्या हो जाती है, सागरीय जो होती है, सागरी वाली चीज़ या महासागर हो गए उसमें ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। क्लियर है, बहुत सही। अब अगर बात करें हम लोग धरातलीय तरंगों का, ठीक है, धरातलीय तरंगों का, यानी ये इसको क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स। ये हो गया प्राइमरी तरंगे, ये हो गया द्वितीय, ठीक है, सेकेंडरी वेव्स, और ये माफ कीजिएगा, ये हो गया प्राथमिक प्राइमरी वेव्स, ये सेकेंडरी वेव्स और ये सरफेस वेव्स, ठीक है। यानी ये प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे, ठीक है। अब धरातलीय तरंगों की बात करें तो इसकी गति क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। इसकी गति क्या होती है, सबसे कम होती है, और ये तरंगे जल से भी होकर गुजर सकती हैं, ठीक है। ये सबसे कम होती है, ये तरंगे लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये चलती हैं, और ये क्या करती हैं, ये, ठीक है, द्रव्य मतलब तरल, ठीक है, में से भी गुजर सकती है, ठीक है, में से भी गुजर सकती है। और ये क्या होती हैं, ये विनाशकारी होती हैं, ठीक है बच्चों, ये क्या होती हैं, बहुत विनाशकारी होती हैं, ठीक है। ये जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण ये विनाशकारी होती, सर्वाधिक विनाशकारी, ठीक है, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, ठीक है, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, सबसे लंबा मार्ग तय करती है। जैसे ये कुछ दूरी तक जाकर वहां पर खत्म हो जाते हैं तरंगे, लेकिन ये जैसे ये कहीं तक गया उसके बाद ही खत्म हो जाएगा, ये भी कहीं तक गया तो खत्म हो गया। लेकिन ये क्या करती है, इसके अनुसार इसको क्या करते हैं, इसको यश से दर्शाते हैं, ठीक है। ये जो सेकेंडरी, ये जो द्वितीयक तरंगे है इसे यश से दर्शाते हैं, ठीक है, यश से दर्शाते हैं। अब ये जो धरातलीय तरंग है, ठीक है, ये द्वितीयक को यश से दर्शाते हैं। धरातलीय तरंगों की अगर बात करें तो ये पी व एस, ठीक है, पी व एस की अपेक्षा
अधिक मार्ग तय करती है, ठीक है, अधिक मार्ग तय करती है, अधिक मार्ग तय करती है, ठीक है, तय करती है। यानी ये जो तरंग है, धरातलीय तरंग है, वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, यानी ज़्यादा दूर तक ये जाती है ये तरंग, ठीक है। क्लियर है। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें भाई, कर दीजिए आप लोग, ठीक है, कर दीजिए आप लोग। इतना हो गया बच्चों, बहुत सही, शानदार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी ये तरंग हो गया, ठीक है। तरंग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे एवं धरातलीय तरंगे, यानी प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक है। हाँ, धरातलीय तरंगों को बच्चों, धरातलीय तरंग को यल से सूचित किया जाता है, ठीक है। यल से सूचित करते हैं धरातलीय तरंगों को, लिख लीजिए, धरातलीय तरंगों, ठीक है, तरंगों को यल से दर्शाते हैं, यल से दर्शाते हैं। यानी पी वेव्स है, टी वेव्स लिखा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग? प्राइमरी वेव्स। यस वेव्स लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। और यल वेव्स लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? सरफेस वेव्स हो जाएगा, यानी धरातलीय वेव्स हो जाएगा। इसलिए यस वेव इसे यल से दर्शाते हैं। अब आप लोग कहेंगे यल से क्यों? तो यल से एक इसकी खोज जो है, ठीक है, धरातलीय तरंगों की खोज, इसकी खोज, ठीक है, इसकी खोज, इसकी खोज, ठीक है, इसकी खोज बच्चों DH लव, ठीक है, खोज DH लव ने की थी, ठीक है, की थी। इसीलिए यल से लव, लव है कि नहीं, तो इस प्रकार उसका यल तरंगे यानी यल वेव्स, ठीक है। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए। यानी धरातलीय तरंगों की खोज किसने किया था? DH लव ने, ठीक है। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें भूकंप के प्रकार का, ठीक है, भूकंप के प्रकार का, भूकंप के प्रकार, ठीक है, भूकंप के प्रकार। इसको एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें ताकि और लोग जुड़ जाएं। अब जो है सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। हाँ, बहुत सही। अब हम लोग भूकंप के प्रकार के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। भूकंप जो होता है बच्चों, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है बच्चों, ये 3 प्रकार के, ठीक है, 3 प्रकार के भूकंप भी होता है। लेकिन इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे भूकंप, ठीक है, भूकंप गहराई, ठीक है, गहराई के अनुसार है, अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए बच्चों, याद रहे, ये गहराई के अनुसार कहा गया है। अगर मान लेते हैं दूसरे हिसाब से कहा जाए तो उसकी अलग कैटेगरी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है गहराई के अनुसार, ठीक है। तो गहराई के अनुसार कितने प्रकार की हो जाती हैं? 3 प्रकार की, ठीक है। गहराई के अनुसार क्या हो जाती हैं? 3 प्रकार के। इसका कौन कौन सा हो जाएगा? पहला तो हो गया साधारण, ठीक है, साधारण या सामान्य भूकंप, ठीक है, सामान्य, सामान्य, ये सामान्य है, सामान्य भूकंप, सामान्य भूकंप, ठीक है, सामान्य भूकंप, ठीक है। असाधारण या सामान्य भूकंप हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसे मध्यवर्ती, ऐसे यहाँ पर अगर कह दे मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती भूकंप, ठीक है, मध्यवर्ती भूकंप। और ऐसे ही कहते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं अगला? गहरा भूकंप, ठीक है, गहरा भूकंप, ठीक है। ये याद रहिए, गहराई के अनुसार कहा गया है, ठीक है। गहराई के अनुसार कितने प्रकार के भागों में? 3 प्रकार के। एक सामान्य भूकंप या साधारण भूकंप, एक मध्यवर्ती भूकंप या और एक गहरा भूकंप। ये चीजें हो गई। अब हम लोग अगर बात करें सामान्य भूकंप का, तो सामान्य भूकंप क्या होती है? जब, ठीक है, जब मूल भूकंप जो होता है मूल से, ठीक है, जब भूकंप मूल की स्थिति धरातल से 50 किलोमीटर की गहराई तक हो, ठीक है, जब भूकंप
भूकंप मूल से धरातल पर 0 से 50 किलोमीटर तक हो, ठीक है, तक हो। यानी धरातल से क्या हो, 0 से 50 किलोमीटर तक इसका प्रकोप हो, ठीक है। 0 से 50 किलोमीटर तक, ये गहराई के मतलब चौड़ाई का बात नहीं हो रहा है, एरिया का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अगर धरातल से 0 से 50 किलोमीटर तक भूकंप का प्रकोप है तो उससे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उससे हम लोग कहते हैं सामान्य भूकंप, ठीक है, ठीक है। इतने गहराई तक हो, ठीक है, किलोमीटर की गहराई तक हो, ठीक है, तक हो, ये होती है सामान्य भूकंप, ठीक है। मूल मतलब केंद्र, ठीक है, मूल मतलब केंद्र, मूल केंद्र मतलब अधिकेंद्र भी होता है, ठीक है। केंद्र या अधिकेंद्र कहें उससे कोई मतलब नहीं, मूल मतलब केंद्र। यानी मूल से जैसे अगर हम बात कर दें, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, इसके ऊपर ये मान लेते हैं धरातल है, तो यहाँ से मानते हैं आसमान की ओर, मतलब अंतरिक्ष की ओर आए या फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो ये 0 से 50 किलोमीटर क्या हो, फासला हो, ठीक है, इतनी गहराई तक हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सामान्य या साधारण भूकंप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर बात करें हम लोग मध्यवर्ती भूकंप, तो ये क्या होती है 50 से, ठीक है, जब भूकंप, ठीक है, जब भूकंप मूल की गहराई से 50 से 2.5, ठीक है, यानी मूल से, इसका भी ऐसे मूल से धरातल पर 50 से 250, ठीक है, 50 से 250 किलोमीटर की गहराई तक हो, ठीक है, गहराई तक हो। जितना ज्यादा हो रहा है ये बीच वाला है, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक है बच्चों। और अगला अगर बात करें तो ये जब भूकंप मूल से, ठीक है, 250 से 700 किलोमीटर की गहराई तक हो, ठीक है, गहराई तक हो, ये हो जाता है भूकंप की प्रकार। यानी जो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य या साधारण भूकंप। और जो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई तक का होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मध्यवर्ती भूकंप। और जो 250 से 700 किलोमीटर की गहराई तक होगा उसे हम लोग कहेंगे बच्चों, उसे हम लोग गहरा भूकंप कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, सेशन को लाइक करेंगे। बहुत सही, शानदार। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी से आप कवर कर लेते हैं, नोट कर लीजिए तो। हाँ, कह रहे अगर भूकंप जब आता है, ठीक है, मानते भूकंप आया, ऐसे पृथ्वी है, मतलब ये भूपटल है, ठीक है, यहाँ पर भूकंप आया तो ये केंद्र होता है यानी मूल होता है, यहाँ पर उतना नुकसान नहीं होता। बाकी जो उसके आसपास के एरिया होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए अगर एक लाइन में देखा जाए। एक लाइन में क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी, ठीक है, ये हो गया, कह रहा भूकंप द्वारा सबसे अधिक क्षति अधिकेंद्र पर न होकर उससे थोड़ी दूर हटकर किसी स्थान पर, ठीक है, भूकंप से सबसे अधिक क्षति, ठीक है, क्षति केंद्र से न होकर उससे थोड़ी दूरी पर क्या किया जाता है, दूर पर देखा जा सकता है, ठीक है, देखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब अगर बात करें केंद्र का, तो केंद्र का मतलब यहाँ पर हो गया, केंद्र का मतलब उसे अगर समझा जाए तो भूकंप का केंद्र ऐसा होता नहीं कि टीवी या न्यूज़ पेपर्स में ये दिखाता कि भूकंप का केंद्र दिल्ली में था, तो
काठमांडू में था, इस प्रकार की दिखाता है कि नहीं। तो वो आखिर केंद्र होता क्या है, ठीक है। केंद्र यानी भूकंप का केंद्र अगर बात करें, भूकंप का केंद्र का अगर बात करें तो ये होता क्या है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जहां भूकंप का अनुभव, ठीक है, अनुभव किया जाता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं, ठीक है, उसे भूकंप का केंद्र, ठीक है, केंद्र कहते हैं, ठीक है, यानी भूकंप का केंद्र कहते हैं। यानी सबसे पहले मान लेते भूकंप आया दिल्ली में, सबसे पहले 6 बजे मान लेते दिल्ली में भूकंप आया, और हमारे उत्तर प्रदेश में 6:10 पे आया, तो सबसे पहले दिल्ली में आया 6 बजे, यानी वहां पर क्या हो गया, भूकंप का केंद्र हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। एक बार सभी स्टूडेंट प्लीज क्लास को शेयर कर दें भाई, जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है, उतना ही मजा आएगा क्लास को लेने में, ठीक है। और ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो केंद्र है इसे हम लोग फोकस भी कहते हैं, ठीक है, फोकस भी कहते हैं केंद्र को, ठीक है, केंद्र को फोकस भी कहते हैं, यानी फोकस ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक का फोकस, ठीक है। बहुत सही। हाँ, एक बात आप लोग बताइए कमेंट में कि जब पृथ्वी पर भूकंप यानी धरातल पर भूकंप आने वाला रहता है भूपटल पर, तो कौन सी गैस बढ़ जाता है, तो यानी उसकी वृद्धि होने लगती है। बहुत सही, रेडॉन गैस, ठीक है, बहुत सही जवाब है सबका, ये चीजें, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, भूकंप क्षेत्रों का वितरण, ठीक है, भूकंप क्षेत्रों का वितरण, भूकंप क्षेत्रों का वितरण यानी भूकंप क्षेत्रों का वितरण का अगर बात करें तो भूकंप किस एरिया में आता है, सबसे ज्यादा एरिया कहाँ कहाँ पर आ सकता है भूकंप, यह चीजें हम लोग जानेंगे, ठीक है। बांटा गया है ना, बांटा गया कि हाँ यहाँ पर भूकंप आता रहता है। इस पे देखें अगर हम लोग, तो भूकंप क्षेत्रों का क्या हो गया बच्चों, वितरण हो गया। इस पे अगर हम लोग देखें क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे, कह रहा है परिप्रशांत पट्टी, ठीक है, परिप्रशांत पट्टी ज्वालामुखी या भूकंप का सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है। यानी ज्वालामुखी आता है तभी क्या होते हैं बच्चों, भूकंप आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ज्वालामुखी फटता है, समुद्रों में हलचल होती है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में भी भूकंप जैसा अनुभव किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें, यानी जहाँ पर लहरें क्या करती हैं, पटल को धक्का मारती हैं, तो ऐसा लगता है उस पर रहने वाले लोगों के लिए क्या होती है बच्चों, भूकंप जैसा फीलिंग आता है। और भूकंप ही होता है कि नहीं, ज्वालामुखी फटा तभी भूकंप जैसा अनुभव होता है, और समुद्रों का हलचल होता है तो भी भूकंप जैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक है। यहाँ पर आती है भूकंप सबसे अधिक, जिससे अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था क्या कहते हैं उसे, ज्वालामुखी के बारे में जब मैंने बताया था तो इसमें अग्नि वलय के बताया था कि प्रशांत महासागर को अग्नि वलय भी कहा जाता है, ठीक है। प्रशांत महासागर को क्या कहा जाता है बच्चों, अग्नि वलय के नाम से भी जाना जाता है। इसको लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ तो फिर से, हालांकि मैंने पढ़ा रखा है। कह रहा है गहन भूकंपनीयता की दूसरी पट्टी भूमध्य सागर से इंडोनेशिया तक फैली है। यानी ये बात जान जाइए कि भूकंप जो है बहुत कारणों से आता है, जैसे ज्वालामुखी फटा या फिर पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल हुई, समुद्र के अंदर कुछ हलचल हुआ, इन सब चीज़ों से भी भूकंप आने की संभावना होती है। क्योंकि जब आपको पता ही है, इस प्रकार से अगर हम देखें, इस प्रकार से ऐसे होते हैं, हम ये मान लेते हैं महाद्वीप है, ये द्वीप है, तो ये तो जल भरा हुआ है कि नहीं, ये सब जल भरे हुए हैं, तो ये जल क्या करते हैं, धक्के मारते हैं, तो इसके आसपास के ये जो द्वीप है या फिर महाद्वीप है, ये थोड़ा बहुत प्रभावित हो जाता है, और उस पर रहने वाले लोग क्या करते हैं, उनको भूकंप का अनुभव होता है, ठीक है, आभास होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। यानी ये जितने भी महासागर के, ठीक है, ये अगर हम कह दें
वितरण कह दे तो कह दे महासागरीय, ठीक है, महासागरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक भूकंप, ठीक है, भूकंप आते हैं, भूकंप आते हैं, ठीक है, सर्वाधिक भूकंप आते हैं महासागरीय क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, महासागरीय तटीय क्षेत्रों, यहाँ तटीय होना चाहिए था, तटीय, ठीक है, तटीय, तटीय होना चाहिए था, ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत सही, शानदार। अगर हम बात करें, अतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है, ठीक है। अब उसी जो हलचल होती है उसी के अनुरूप जल की धारा भी बहती है, तो जल की धारा जब घुस जाती है देशों में, दूसरे देश के आसपास में, तो जापान में क्या कहा जाता है, इसे जापान में क्या कहा जाता है बच्चों, सुनामी कहा जाता है, ठीक है, इसे ही सुनामी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों, ठीक है, सागरीय भूकंपों के द्वारा उत्पन्न लहरों को, ये लहरों है, लहरों को जापान, ठीक है, जापान में सुनामी, ठीक है, सुनामी कहा जाता है। जापान में क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। जापान में क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है ऐसे लहरों को, ठीक है, ऐसे लहरों को क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी सागरीय भूकंपों के द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें भूकंप को मापने वाला यंत्र, ठीक है, भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र का अगर बात करें, ठीक है, तो इसको नापने के लिए हम लोग दो पैमाने होते हैं, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल, ठीक है, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल, ठीक है। मर्केली स्केल क्या करता है, ये परिणामी मान नहीं बताता, ठीक है, ये सिर्फ अंकित करता है। इसके बारे में अगर हम जाने मर्केली स्केल के बारे में, तो ये एक गुणात्मक मापक है, परिणाम नहीं बताता है, ठीक है, ये परिणाम नहीं दर्शाता है, बस ये गुणात्मक मान दर्शाता है। मतलब ये साफ साफ स्पष्ट नहीं बताता है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, भूकंप की मापने के लिए इसका नहीं बल्कि इसका रिएक्टर स्केल, क्योंकि ये अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट मान दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है। और ये क्या करता है, ये गुणात्मक मान, ठीक है, गुणात्मक मान दर्शाता है, ठीक है, गुणात्मक मान दर्शाता है, ठीक है। यानी मर्केली स्केल गुणात्मक मान दर्शाएगा, यानी कंफर्म आपको नहीं बताएगा, लेकिन रिएक्टर स्केल क्या करता है, अस्पष्ट मान को दर्शाता है। इसमें क्या होते हैं, अगर मर्केली स्केल का बात करें तो इसमें 1 से लेकर 12 श्रेणी बन जाती है, ठीक है, 1 से लेकर 12 श्रेणी बनी रहती है। और ये क्या करता है, इसमें 1 से लेकर 9 श्रेणी, ठीक है, 9 श्रेणी बनी रहती है, 1 से लेकर 9 श्रेणी बनी रहती है, ठीक है। यानी रिएक्टर स्केल में 1 से 9 श्रेणी और मर्केली स्केल में 1 से 12 श्रेणी होती है। और जितनी ज़्यादा, ये जान जाइए कि जितनी ज़्यादा श्रेणियाँ होंगी उतना ही स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है, ये स्पीड नापा जाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे पहले श्रेणी में है तो कम स्पीड का है, चलिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका, ठीक है, श्रेणी में जैसे 5वीं श्रेणी में गया तो इससे ज़्यादा खतरा हो जाएगा, 8वीं श्रेणी में गया तो ज़्यादा खतरा हो जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है बच्चों। और ये जो रिएक्टर पैमाना है, ये चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टर स्केल, ठीक है, रिएक्टर स्केल जो है बच्चों, स्केल ये है चार्ल्स
चार्ल्स, ठीक है, फ्रांसीसी स्केल स्केल ने किया था, ठीक है, किया था। इसका आविष्कार इन्होंने किया था, इसकी खोज किया या फिर इसका क्या कह सकते हैं बच्चों, इस आविष्कार किया था, ठीक है, 1935 में, ठीक है, 1935 में, 1935 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। और एक बात और, यहाँ जो तटीय भाग, ठीक है, तटीय भाग वाले समुद्र वाले इलाके होंगे वहाँ पे भूकंप तो आता ही रहता है ज़्यादा। और ये समझ में आया है कि नहीं? तो बिल्कुल, यानी अगर बात करें सबसे ज़्यादा तीव्रता नापने में रिएक्टर स्केल का काम होता है, ठीक है। मर्केली स्केल का तो सिर्फ गुणात्मक मान यानी मोटा आंकड़ा लगाया जाता है, लेकिन रिएक्टर स्केल का क्या होता है, पूरा कंफर्म बताता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, इस सेशन में आज के लिए बस इतना ही आप लोगों के लिए। आपको आज आपका सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जानकारी मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।